Hello everyone, today in this video we will discuss one case law of Indian Evidence Act 1872 and the name of the case is State of Maharashtra versus Prafulla B Desai। इस केस के फैक्ट ऐसे हैं, इसमें एक पीसी सिंघी है जिसकी वाइफ को कैंसर, तो इस कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये जाते हैं यूएसए। वहाँ पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ग्रीनबर्ग, वो उनको ये एडवाइस करते हैं कि इस कैंसर का ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये सिर्फ दवाइयों से ठीक हो सकता है। उसके बाद ये आ जाते हैं इंडिया में आने के बाद ये एक डॉक्टर देसाई से मिलते हैं। डॉक्टर देसाई इनको कन्विंस करता है कि मैं ऑपरेशन कर दूंगा और मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है। तो फिर ये पीसी सिंघी बोलता है कि हाँ आप ऑपरेशन कर देना, लेकिन कंडीशन ये है कि ऑपरेशन सिर्फ आप ही करोगे। तो ये बोलता है ओके। लेकिन पीसी सिंघी जब ये अपनी वाइफ का ऑपरेशन कराने जाता है तो डॉक्टर देसाई की बजाय डॉक्टर मुखर्जी उसका ऑपरेशन करता है और ये उस ऑपरेशन को ढंग से परफॉर्म नहीं करता। ये इसके अंदर ऑपरेशन में कुछ ऐसी तगड़ी खामियां कर देता है जिससे इसकी वाइफ जो है 3.5 महीने तक सफ़र करने के बाद वो एक्सपायर हो जाती है। सफरिंग इज़ लाइक वो कुछ जो स्टिचेज हैं उनको ढंग से स्टिच नहीं करता, किसी पार्ट को काट देता है जिससे वहाँ पे वाउंड बन जाता है, जो भी खाती है उस वाउंड से बाहर आ जाता है। तो लगभग यू कैन से दैट 20 से 25 ड्रेसिंग हर दिन करनी पड़ रही थी उसको, जो भी खा रही थी सारा वाउंड से बाहर आ रहा था। तो 3.5 महीने स्ट्रगल करने के बाद सी डाइड। तो फिर इसने पीसी सिंघी ने कंप्लेंट कर दी। तो जो मेडिकल काउंसिल था उसने ये पाया कि जो ये डॉक्टर है इसने मेडिकल नेग्लिजेंस किया है और ये गिल्टी पाया गया उस चीज़ का। तो उसके खिलाफ एक मुकदमा दायर हुआ अंडर सेक्शन 338 रेड विद सेक्शन 109 एंड 114 ऑफ IPC। तो ये केस जाता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास। तो ट्रायल स्टार्ट होता है। जब ये ट्रायल स्टार्ट होता है तो जो मुखर्जी है डॉक्टर देसाई, ये चैलेंज करता है उस प्रोसेस को, उस इश्यू ऑफ प्रोसेस को, तो उस ट्रायल स्टार्ट करने की जो इशू था, जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को चैलेंज करता है। उसके लिए उसी कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने ये पिटीशन डालता है और जो कोर्ट है इसको डिसमिस कर देती है। ठीक है, अब ये ट्रायल स्टार्ट हो गया, इसकी जो पिटीशन थी वो डिसमिस हो चुकी है। नाउ जो प्रोसिक्यूशन था वो डॉक्टर ग्रीनबर्ग को एग्जामिन करने के लिए कोर्ट से इजाज़त मांगता है। तो कोर्ट उसको अलाउ कर देती है कि हाँ आप डॉक्टर ग्रीनबर्ग को एज एविडेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो, यू कैन कॉल हिम। तो जब कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया, देसाई पहुंच गया हाई कोर्ट। वो बोलता कि ये आर्टिकल 14 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये वायलेशन है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया जाएगा। अब ये प्रोसीजर जो है इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कैसे वायलेट हो रहा है? ये बोलता है कि सेक्शन 273 ऑफ CRPC, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एविडेंस रिकॉर्डिंग होगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड होगी। तो जहाँ पे प्रेजेंस है, इस प्रेजेंस का मतलब है फिजिकल प्रेजेंस। वो तो बैठा है अमेरिका और यहाँ हम बैठे हैं महाराष्ट्र में, तो ये कैसे यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये टोटली जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसका एक वायलेशन है। तो जब हाई कोर्ट बोलती कि यस यू आर राइट मिस्टर देसाई, प्रेजेंस का मतलब एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस ही है। वो एक डिक्शनरी से इसका मीनिंग निकालती है कि हाँ डिक्शनरी में प्रेजेंस का मतलब होता है कि फिजिकल प्रेजेंस। ठीक है, तो देसाई के फेवर में एक डिसीजन देती है हाई कोर्ट। तब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट में मूव करता है। तो इसलिए केस बन जाता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई, जहाँ पे ये है आपका अपेलेंट और ये अब रेस्पोंडेंट है। ठीक है, तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 इशू थे। पहला, क्या जो सेक्शन 273 है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमाउंट्स टू फिजिकल प्रेजेंस और नॉट, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फिजिकल प्रेजेंस मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट बोलती है यस ये मानी जाएगी, इट्स ए कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस। इसके पीछे क्या रीजनिंग है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड इशू था, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे क्या वो माने जाएंगे? बिल्कुल माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि एविडेंस 3 तरह के होते हैं, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल रियलिटी है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है नो इट्स नॉट ए वर्चुअल रियलिटी, ये आपकी एक एक्चुअल रियलिटी है। अब ये वर्चुअल रियलिटी है या नहीं है ये कहाँ से आया? इसमें भी जो डिफेंस जो ये रिस्पोंडेंट है यहाँ पे, ये अपने डिफेंस में बोलेगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक वर्चुअल रियलिटी। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब कुछ रिलेटेड केसेस हैं जहाँ पे एक केस था नेशनल टेक्सटाइल वर्सेस रामाकृष्णा। उसमें जस्टिस भगवती ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो बोलती है, वो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट बोलती है। पहला कि जो लॉ है ना वो डायनेमिक होना चाहिए, फास्ट चेंजिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट करना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब अडेप्टेबल होना चाहिए लॉ, इट शुड नॉट बी स्टैटिक। और जो कोर्ट का जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो ट्रुथ फाइंडिंग है। उससे क्या होगा,
जस्टिस इंश्योर होगा, ट्रुथ मिलेगा, ट्रुथ निकलेगा तो उसे जस्टिस मिलेगा। इससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कोई भी जो भी कन्विक्शन है वो अनजस्ट कन्विक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब यदि कोई निर्दोष है तो उसको सज़ा नहीं होगी, और जो दोषी है वो सज़ा से बच के नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये कोर्ट के दो इम्पोर्टेंट काम है। कौन सा? पहला कि जो लॉ है वो चेंजिंग सोसाइटी का पार्ट है, और जो कोर्ट है उसका काम है ट्रुथ फाइंड करना फॉर इंश्योरिंग जस्टिस। और इसी केस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट केस डिस्कस किए गए थे जहाँ पे उनका जजमेंट था। एक केस था मैरीलैंड वर्सेस संतरा। इस केस में, ये यूएसए का केस है, इसकी यूएसए सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये नॉट ए वायलेशन ऑफ देयर 6th अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ से रेज हुआ कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वायलेशन है या नहीं है। ये जो डिफेंस जो यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट है, डॉक्टर देसाई वाला जो वकील है, वो बार बार में यही स्टेटमेंट दे रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो इट्स ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल ये वो। ठीक है ना, तो जो ये सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का हवाला देती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जब हमारे पास लॉ ऑलरेडी है, हम यूएसए के लॉ को क्यों देखें। हमारे पास यदि कोई लॉ नहीं है तभी हम रेफ़र करेंगे ना यूएसए के लॉ को। नेक्स्ट, एक केस का हवाला दिया गया नागेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला वही जो भी अभी इसने जस्टिस भगवती ने बोला था कि ट्रुथ फाइंड करना ही कोर्ट का काम है। ठीक है, ये भी इसने यहीं पे बोला। नेक्स्ट, CIT वर्सेस पोर्टर सीमेंट, इसमें भी यही बोला कि जो प्रिंसिपल फॉलो किया गया वो यही था, अपडेटिंग कंस्ट्रक्शन। मतलब कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए इंसान को, आगे आगे जैसे अडेप्टेबल होना चाहिए इंसान को। इन द सेम वे लॉ हैज़ टू बी मोर डायनामिक। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट वर्सेस एस चौधरी 1996 का एक केस है। इसमें भी एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 45 है उसके अंदर जो हैंड राइटिंग है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट मस्ट इंक्लूड टाइप राइटिंग ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट एक केस था, उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 को अमेंड किया। मतलब उसको भी रीड करने का तरीका बदला कि जो नोटिस इन राइटिंग का मतलब है नोटिस बाय फैक्स ऑल्सो। इसका नहीं राइटिंग में भेजें, फैक्स भेज दी तो वो भी राइटिंग ही माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये इन्होंने डॉक्ट्राइन लेड करी। नेक्स्ट, इस केस के पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें सेक्शन 313 ऑफ द CRPC को डिस्कस किया गया। तो सेक्शन 313 ये बोलता है कि फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए जो भी अक्यूज्ड है फॉर क्वेश्चन आंसरिंग बिफोर द कोर्ट, नॉट अक्यूज्ड, दैट गवाह, दैट विटनेस, उसकी फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी है फॉर क्वेश्चन आंसर। तो जो सुप्रीम कोर्ट इस केस में, इसमें जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी ओपिनियन था, माइनॉरिटी तो बोलती कि यस स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिजिकल प्रेजेंट, तो उन्होंने माइनॉरिटी ने स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। तो लेकिन जो मेजोरिटी व्यू था वो बोलता है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है हमारी, हमें फिजिकल प्रेजेंस का एक स्ट्रिक्ट सेंस में यूज़ नहीं कर सकते। आवर सोसाइटी इज चेंजिंग, ठीक है, आवर टेक्नोलॉजी इज़ कमिंग, सो इट डजेंट मीन कि हम फिजिकल प्रेजेंट होना ज़रूरी है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो एक फ़िज़िकल फॉर्म जैसी ही है। तो ये एक टेबल के फॉर्मेट में देख सकते हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कैसे अमेंड किया कि इट हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सोसाइटी, एविडेंस एक्ट के और ये फलान जो भी आपकी एक्ट्स हैं इनके ये पर्टिकुलर सेक्शन को ऐसे इंटरप्रेट किया कि हैंड राइटिंग मीन्स टाइप राइटिंग ऑल्सो, नोटिस इन राइटिंग मीन्स नोटिस बाय फैक्स ऑल्सो, पर्सनली का मतलब नॉट नीड ऑफ फिजिकल प्रेजेंस, हाँ वीडियो कॉल भी आपकी एक प्रेजेंस मानी जाएगी। टेलीग्राफ मीन्स टेलीफोन, डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर डाटाबेस भी आ जाएगा। प्रेजेंस मीन्स कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस, जो हमारा भी इस केस में चल रहा है, महाराष्ट्र वाला केस जो है, ठीक है ना, प्रफुल्ल अभी देसाई वाला केस है। अब जो रेस्पोंडेंट का जो काउंसिल था, जो वकील था डॉक्टर देसाई का, वो बोलता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वर्चुअल रियलिटी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलती है नहीं, ये वर्चुअल रियलिटी नहीं, एक एक्चुअल रियलिटी है। तो एक्चुअल रियलिटी कैसे है? क्योंकि देखो वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, आप किसी चेयर के ऊपर बैठे हो, आप ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए यू कैन फील दैट यू आर सिटिंग इन ए यू कैन से दैट आप जहाज उड़ा रहे हो, यू आर सिटिंग इन ए हॉट रूम बट फीलिंग लाइक यू आर इन द ग्लेशियर, ठीक है ना, वो होती है वर्चुअल रियलिटी। जैसे कुछ गेम्स नहीं होते हैं,
आप बैठे हो अपनी सीट पे, लेकिन इट्स लाइक यू आर ड्राइविंग ए कार, यू आर ड्राइविंग ए बाइक। तो वो होती है वर्चुअल रियलिटी। आप एक ठंडी जगह में बैठ के आप गर्म फील कर सकते हो, गर्म जगह में बैठ के ठंडा फील कर सकते हो, वो होती है वर्चुअल रियलिटी। एक्चुअल रियलिटी वो होती है जो आप एक्चुअल में देख पा रहे हो अपने सामने, ठीक है। यदि आप किसी स्टेडियम के अंदर बैठे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेडियम के अंदर बैठे हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो मैच है आपके प्रेजेंस में हो रहा है और जो प्लेयर है वो आपको देख सकते हैं। लेकिन वही आप अपने घर के अंदर बैठे हो, सामने टीवी लगा हुआ है, आप यहाँ पे बैठे हो, तो आप मैच को देख पा रहे हो। तो क्या ये मैच एक वर्चुअल रियलिटी है? ना, मैच तो रियलिटी में वहाँ पे खेला जा रहा है। बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी यू कैन वॉच दैट मैच लाइव एट योर एंड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, फीलिंग कोल्ड, ये एक वर्चुअल रियलिटी है, लेकिन एक्चुअली में आप एक होटल में बैठे हो, आप किसी महासागर ओशियन के साउंड सुन रहे हो, लेकिन आप किसी माउंटेन के ऊपर बैठे हो। आप अपने सोफे पे रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी रेस के अंदर हिस्सा ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये होती है वर्चुअल रियलिटी। तो कोर्ट ने इसको दरकिनार किया, जो भी इसने फैक्ट रखा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक वर्चुअल रियलिटी है, ठीक है। अब कमीशन इन ए फॉरेन कंट्री से रिलेटेड केस था, रत्तीलाल भांजी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में ये बोला कि यदि, क्योंकि कमीशन का पॉइंट क्या है, कमीशन का मतलब ये है कि जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे कोई ये दूसरी कंट्री है, ठीक है। तो यदि कोई बंदा फॉरेन में बैठा है, जैसे अभी यहाँ पे इस केस में यूएसए में था डॉक्टर ग्रीनबर्ग, तो हमें डॉक्टर ग्रीनबर्ग की गवाही लेनी थी, उससे कुछ क्वेश्चन पूछने थे। तो ऐसे तो इंडिया में तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सीआरपीसी में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जिसके तहत उसको यहाँ पे कंपेल किया जाए कि आप यहाँ पे आके बात करो, ठीक है। तो अब क्या होगा, कमीशन से क्या होगा कि इस फॉरेन कंट्री में एक जुडिशियल ऑफिसर, जो भी एम्बेसी होगी वहाँ से एक जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, वो उसकी प्रेजेंस के अंदर वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसरिंग होगी वो यहाँ पे होगी, Q&A, ठीक है। तो पॉइंट ये है यहाँ पे, तो पॉइंट यहाँ पे ये था कि जो केस था ये जर्मनी का केस था, मतलब जर्मनी के अंदर बैठा हुआ था। तो इसलिए तो भारत सरकार ने ये पाया कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन सरकार ने कोई इशू किया ही नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन इशू करना पड़ता है। जब भी कमीशन इन फॉरेन कंट्री होगा तो एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है अंडर सीआरपीसी सेक्शन 504 एंड 508A, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर एविडेंस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिकॉर्ड किया जाए या ना किया जाए। यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिकॉर्ड करना है तो आपको कमीशन करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे आपको अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। आपको वहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा एम्बेसी से, ताकि वो वहाँ पे उसके प्रेजेंस में सारा काम हो। तो अब इस केस में देखो, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो इस डिफेंस में जो भी रेस्पोंडेंट देसाई के वकील ने जो बोला था उन सभी को काउंटर करते हुए उन्होंने अपना वर्डिक्ट देती फाइनल, और जो ये इस केस का लास्ट पॉइंट होगा। इस केस में डिफेंस लॉयर था, जो रेस्पोंडेंट देसाई का जो वकील था, वो ये बोलता है कि हमारे और यूएसए में टाइम डिफरेंस है, उसको कौन तो दिलाएगा, वीडियो ऑडियो में डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं, टाइम लैग हो जाता है। ग्रीनबर्ग जो है उसके ऊपर हमारी कोर्टों का कोई कंट्रोल नहीं है, और वो कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने में मना भी कर सकता है, और मोर इम्पोर्टेंट वो इंसल्ट भी कर सकता है कोर्ट का, क्योंकि उसके पास उसका कोई फियर ही नहीं है पनिशमेंट का, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है ना बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम डिफरेंस बेशक हो, आपकी जो ऑफिसर जिसको हम अपॉइंट करेंगे वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। ओथ है वो जो भी जुडिशियल ऑफिसर जिसको हम अपॉइंट करेंगे वो सब कुछ करा लेगा, टाइम डिफरेंस को भी सेटल कर लेगा, वो ओथ को भी कर लेगा। और आजकल की जो एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी है कि भाई ऑडियो वीडियो लैग नहीं होता, इसको हम देख लेंगे, ठीक है, इस चीज़ की तू फिक्र मत कर। और जो ये आंसर करने से मना कर दिया कुछ क्वेश्चंस को, तो जो भी वहाँ पे ऑफिसर होगा, जो जुडिशियल ऑफिसर होगा, वो चीज़ को नोट डाउन कर लेगा कि हाँ इसने आंसर नहीं दिए हैं। यदि कोई ऐसा ही चीज़ बोल रहा है, हम उसको उस एविडेंस को नहीं मानेंगे, और इससे ज़्यादा क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट फाइनली बोलता है कि जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, आप उससे फटाफट डॉक्टर ग्रीनबर्ग का एविडेंस रिकॉर्ड कीजिए, और विदिन 1 ईयर ट्राई कीजिए कि 1 साल से अंदर अंदर आप इस केस को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी, आप इसको देख सकते हो कि टाइम फिक्स कर देंगे कि किस टाइम पे एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी टाइम होगा वो VSNL मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड के कंसल्ट करके हम टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। वो एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, अपोजिट एडवोकेट भी प्रेजेंट होना चाहिए, उसके ऑफिसर के पास और दिलाने की अथॉरिटी होनी चाहिए। ये सारे के जो हमने डिस्कस किए, जो भी उसने उस वकील ने जो भी भाषा यूज़ करी थी, सारी की सारी वी हैव सीन।
ठीक है। तो हमारा ये केस पूरा होता है। सी इन द नेक्स्ट। थैंक यू।